हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आज फिजिक्स का क्लास 11 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वेक्टर। ठीक है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था और उनके डायमेंशंस को भी हमने निकाला, उनके अंदर जो एरर है उसको भी निकाला और आप लोगों ने उसको देखा। ठीक है, अब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हमने पीछे पढ़ी है, हम ये जानते हैं कि उन सब फिजिकल क्वांटिटी के साथ में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटेड थी। ठीक है, जैसे हमने जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी पीछे डील की है, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी आपने पीछे पढ़ी है, उन फिजिकल प्रॉपर्टी में दो चीजें थी, यानी उन फिजिकल प्रॉपर्टी की भी प्रॉपर्टी थी या उन फिजिकल यूनिट्स की भी जो है वो प्रॉपर्टी थी। मैं ऐसे भी लिखे दे रहा हूँ कि जो हमने फिजिकल यूनिट्स पीछे पढ़ी है उनमें कुछ प्रॉपर्टी पाई जाती थी। ठीक है, तो वो फिजिकल यूनिट्स हम लोगों ने क्या पढ़ी थी उसको हम डील कर चुके हैं, लेकिन इनसे दो चीजें एसोसिएटेड थी। पहली चीज जो एसोसिएटेड थी उसका नाम है मैग्नीट्यूड। क्या नाम है उसका? मैग्नीट्यूड। ठीक है, और उसके बाद एक चीज अगर हम और देखेंगे तो उसका नाम है डायरेक्शन। ठीक है, यानी हमने जो पीछे फिजिकल यूनिट्स पढ़ी है उन फिजिकल यूनिट्स में दो चीजें थी, यानी दो प्रॉपर्टी थी जिसमें पहली प्रॉपर्टी बोलते हैं मैग्नीट्यूड और जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसे हम बोलते हैं डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। आपने जितने भी फिजिकल यूनिट्स पीछे पढ़ी उनको बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि 5 kg या 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर जो भी कुछ आपने पढ़ा उसकी एक वैल्यू थी। जैसे 5 सेंटीमीटर का मतलब होता है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ जो 5 लिखा है उसका मतलब होता है 5 मैग्नीट्यूड है और जो सेंटीमीटर है वो यूनिट है। ठीक है, अच्छा, तो हमने जितनी भी फिजिकल जो क्वांटिटी है या जो फिजिकल यूनिट्स पढ़ी हैं उन फिजिकल यूनिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की आवश्यकता होती थी। तो कुछ ऐसी यूनिट थी जिसमें हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती थी और कुछ यूनिट ऐसी है जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती थी। अच्छा, कुछ ऐसी भी यूनिट है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि हम अगर बोल दें 5 kg वाटर, मतलब क्या कहते हैं राइस, अगर हम बोलते हैं 5 किलो चावल, तो 5 किलो चावल का मीनिंग होता है कि जो चावल है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 किलो है। ठीक है, अच्छा, इसमें डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी आधार पे जो ये फिजिकल यूनिट है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, पहला है जिसको हम बोलते हैं स्केलर। हम इसको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पहली जो क्वांटिटी उसका नाम है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है दोज फिजिकल क्वांटिटी, यानी दोज फिजिकल क्वांटिटी, यानी ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which can be described completely, which can be described, जिसको डिस्क्राइब किया जा सकता है, described completely, those physical quantity which can be described completely by only magnitude. ठीक है, only magnitude, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। यानी ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसको केवल मैग्नीट्यूड की ही हेल्प से कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जा सकता है उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर, यानी इसके अंदर डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। इट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन, यानी इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, और इसको सिंपली, इसका जो एडिशन है, इसका जो सब्सट्रैक्शन है, जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन वो अलजेब्रल मेथड से होता है। ठीक है, यानी अलजेब्रा लाइक मेथड में जो है इसकी जो क्वांटिटी है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, अच्छा, जैसे एग्जाम्पल कौन से हैं? एग्जाम्पल है मास। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सा है? मास है, वॉल्यूम है और डेंसिटी है। देखिए इसके अंदर डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लिया आप किसी दुकान पे गए हैं चावल लेने कि भाई मुझे 5 किलो चावल दे दीजिए, तो आपने अगर इतना कह दिया 5 किलो चावल दे दिया तो उसके बाद वो कोई सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, 5 किलो चावल आपको निकाल के दे देगा। अब आप ऐसे थोड़ी ना जाके बोलेंगे कि आप 5 किलो मुझे चावल दे दीजिए ईस्ट की डायरेक्शन से या वेस्ट की डायरेक्शन से या साउथ की डायरेक्शन से, ऐसा थोड़ी ना बोलना पड़ेगा।
या मान लिया जलेबी लेने गए, पता चले जलेबी लेने आप गए, वहां पे कह रहे हैं कि भाई मुझे 1 किलो जलेबी दे दीजिए, वो भी ईस्ट की डायरेक्शन से, तो वहां पे डायरेक्शन स्पेसिफाई करना कोई जरूरी ही नहीं कि आप कहाँ से दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, मैं बताता हूं उसको। दूसरी जो है जिसमें जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसको जानना जरूरी, तभी हम उसकी प्रॉपर्टी आगे बढ़ पाएंगे। हम बोलेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है दोज फिजिकल क्वांटिटी, मैं इसको PQ लिख दिया हूं मैं, ठीक है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड, जिसको डिस्क्राइब किया जा सकता है, जिसको डिस्क्राइब किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिस्क्राइब, विच कैन बी डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, यानी जिसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरत पड़ती है। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, यानी वेक्टर क्वांटिटी उसे कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी ऐसी कोई क्वांटिटी, यहां पे लिखा भी है कि ऐसी, जो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जब तक ये दोनों नहीं होगा तब तक हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं आप बैठ खड़े हैं, अचानक आप रोड के किनारे खड़े हुए हैं, आपसे कोई जो व्यक्ति है वो ये पूछता है कि भाई ये बताइए कि श्रावस्ती कितने किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे, जहां खड़े रहेंगे वहां से आप बताएंगे कि यहाँ से भाई 50 किलोमीटर, जिससे हम यहाँ से खड़े हैं और यहाँ से श्रावस्ती 50 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब आपसे अगर कोई पूछे तो आपको ये भी बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में, क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन गलत बता दी, अगर आपने डायरेक्शन गलत बता दी तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना जरूरी है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप समझ पा गए होंगे कि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिसाइड किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी दो ऐसी और चीजें हैं। अच्छा, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसको एल्जेब्रिकल मेथड से जोड़ा नहीं जा सकता, जैसे एल्जेब्रिक मेथड से, जैसे मैंने बताया था कि इसको जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसको नहीं जोड़ा जा सकता। इसके लिए जोड़ने के लिए कुछ तरीके होते हैं जिनको हम, पहला तरीका आपको बताते हैं, मतलब हम ऐसे अगर बोल दें कि जो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर कोई ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो उसे मतलब उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन करंट, अगर आप करंट की बात करें तो करंट के अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है, ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। अब मेरी बात जो यहाँ पे है वो गलत होने लगी, ठीक है। अच्छा, इसलिए नहीं है, इसकी वजह ये भी है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तब कहलाएगी जब उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी होगी। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी उसका नाम है ट्राइंगल लॉ ऑफ ट्राइंगल, यानी इस नियम को भी फॉलो करना चाहिए, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इस चीज को हम बाद में डील करेंगे, लेकिन अभी आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, यानी इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो वही लिखा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को वो फॉलो करता है। और एक और है, उसको या तो उसको फॉलो करता हो, जैसे पैरालीलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो, वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो, ठीक है, इसको भी फॉलो करता हो। तो हम बोलेंगे कि वो जो क्वांटिटी है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे एग्जांपल है इसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसका जो एग्जांपल है वो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन। मेरे हिसाब से अब आपको ये चीज समझ में आ गई है कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वेक्टर क्वांटिटी तभी डिसाइड होगी जब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो होना ही चाहिए और वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो या पैरालीलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख दिया है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन सब की डायरेक्शन होती है, बिना डायरेक्शन की ये स्पेसिफाई नहीं किए जा सकते भाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वेलोसिटी प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन हो सकता है, ओके।
ठीक, चलिए हमारा जो अगला पॉइंट है वो है जनरल पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर्स। ठीक है, यानी हमें वेक्टर्स को समझने से पहले कुछ उसके जनरल पॉइंट्स समझ लेने चाहिए। जनरल पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर, यानी वेक्टर को समझने से पहले कुछ बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये बातें याद रहेंगी हमें तो हमारा जो काम है वो और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यह है जनरल 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 पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमें देखना है इसके बारे में, वो है नोटेशन। ठीक है, नोटेशन का मीनिंग ये होता है कि हम वेक्टर्स को कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहला है नोटेशन में कि जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स को बोल्ड लेटर से दिखाया जाता है। पहला ये है कि जो वेक्टर्स हैं उनको बोल्ड लेटर से दिखाया जाता है। बोल्ड लेटर्स के बाद प्लस उनके ऊपर एरो लगा दी जाती है, यानी हेड में एरो दिखाया जाता है। ठीक है, ये नोटेशन दिखाया जाता है। ठीक, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है, उसका नाम ए है, तो ये देखिए ये कैपिटल लेटर में लिखाया गया है और इसको बोल्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बोल्ड कर दिया जाएगा। मान लिया ए कोई वेक्टर है और इसके ऊपर हम एक एरो लगा देंगे, ये वेक्टर लिखा है। ये बी है तो बी बोल्ड लिखा जाएगा, कैपिटल में लिखा जाएगा, इसके ऊपर एक एरो लगा दिया जाएगा। एरो लगाएं या ना लगाएं, ठीक है, एरो लगाएं ना लगाएं इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ बोल्ड होना चाहिए। ठीक है, और सी कोई वेक्टर है तो उसके लिए ऐसे आप लगा देंगे ऊपर। डी कोई वेक्टर है उसको बोल्ड करेंगे, उसके ऊपर आप लगा देंगे। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी हमको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी शो कराना पड़ता है, तो मैग्नीट्यूड को शो कराने के लिए हम इसको ऐसे बंद कर देते हैं। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड दिखाता है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो नोटेशन इसका क्या है? नोटेशन ये है कि हम नोटेशन ये है कि जितने भी वेक्टर्स होते हैं उनको हम बोल्ड लेटर से दिखाते हैं, कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और उनके ऊपर एरो लगा देते हैं। जब उनका मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो उनका हम मॉड निकाल लेते हैं। ये देखिए ये जो लगा है ये इसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है। मैं ध्यान बता दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया नोटेशन। अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, यानी अगर हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो क्या होगा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, यानी इसको ग्राफिकल अगर दिखाया जाए, ये तो आपने लेटर से दिखाया है, अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखाएं तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एरो बनाई जाती है। ये देखिए जैसे मैं आपको एरो बना के दिखा रहा हूं, ये एक एरो है। ठीक है, ये वेक्टर कहलाता है, ये एक एरो है जो कि वेक्टर कहलाता है। इसका देखिए ये हेड है, ये हेड है और इसका ये टेल है। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो क्या है, टेल है। ठीक है, इसको ऐसे कई टुकड़ों में जो है वो ब्रेक कर दिया जाता है। हेड जो है, जो ये हेड है वो डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है, यानी बताता है कि डायरेक्शन किधर है। ठीक है, और जो ये टेल होती है ये बताता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड, यानी हेड जो है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, और जो टेल है वो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, स्टैंडर्डली ये माना जाता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 5 मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए स्टैंडर्ड आप कुछ भी मान सकते हैं, आप ये मान सकते हैं कि हम एक मतलब क्या कहते हैं 1 मीटर को हम 5 मीटर पर सेकेंड, तो हम मेनली ये माना जाता है कि 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जो है वो 1 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने 1 2 3 4 बनाया, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड इतना हुआ, फिर 5 मीटर पर सेकेंड इतना हुआ, फिर 5 मीटर पर सेकेंड इतना हुआ, फिर 5 मीटर पर सेकेंड इतना हुआ। यानी टोटल मिला के अगर देखेंगे तो ये जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड इसका मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन स्पेसिफाई यहाँ पे कर दी गई। ठीक है, आप ये जानते हैं कि डायरेक्शन ऐसे होती है, देखो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो हम देखेंगे अगर इसकी डायरेक्शन इसके हिसाब से देखा जाए तो इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसे डिनोट कराया जाता है या दिखाया जाता है। क्लियर है? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप कोई भी एरो बना सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान एक स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। तो मेनली स्टैंडर्ड ये माना गया 1 सेंटीमीटर को 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जोड़ा जाता है। तो जिस हिसाब से अगर 10 रहेगा तो 2 टुकड़ों में बनेगा। जैसे अगर मैंने कह दिया कि हम 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बनाना चाहते हैं, तो हमने एक एरो लिया, उसको 20 से कर दिया, क्योंकि ये 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 5 मीटर पर सेकंड और ये आपका हो जाएगा 5 मीटर
पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से ये एरो जो है वो बन जाएगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हिसाब से बताया, जिसमें से जो हेड होगा वो डायरेक्शन बताएगा और जो टेल होगा वो मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई कराएगा। ठीक है, तो इतना आप पहले इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, इरेज कर रहे हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, यानी दो वेक्टर के बीच में एंगल्स के बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास दो वेक्टर हों और दोनों वेक्टर के एंगल की बात हो जाए, ठीक है, मान लिया कोई दो वेक्टर हमारे पास है और दोनों वेक्टर के एंगल के बीच की बात करें, तो हम ध्यान रखेंगे कि जो एंगल छोटा होगा उसी को हम लेंगे। ठीक है, जो एंगल छोटा होगा उसी को हम लेंगे। यहाँ पे क्या किया जाएगा कि एंगल को, यानी दो जो वेक्टर हैं उनको हम टेल टू टेल जो है वो जोड़ देंगे, हेड टू टेल जो है वो नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे छोटा जो है वो एंगल चाहिए। तो हम अब पढ़ने वाले हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। आप बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, आप उसको देखिए। ठीक है, चलिए जो तीसरा पॉइंट है उसका नाम है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, जो मैंने वहां पे दो पॉइंट बताया है और यहाँ पे आते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल्स की बात किया जाएगा। ठीक है, तो हम यह बोलेंगे कि स्मॉलर एंगल जो है वो सही रहता है। ठीक है, यानी एंगल जितना छोटा हो उतना ही ज्यादा हम उस एंगल को जो है वो सेटिस्फाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने एक मतलब जो है एक वेक्टर बनाया है। ये देखिए ये एक वेक्टर है, मान लेते हैं ये वेक्टर है ए। ठीक है, अब हमने एक दूसरा वेक्टर बनाया है, यहाँ पे देखिए दूसरा वेक्टर ये वाला। ठीक है, ये एक दूसरा वेक्टर है, ये आपका एक अलग वेक्टर है और ये आपका एक दूसरा वेक्टर है। ठीक, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो हम ये देखेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है वो है 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री। ठीक है, एक ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है कि हम इसी वेक्टर को ऐसे बना दें। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस वेक्टर को हम ऐसे भी बना दें, ये। ठीक है, ये वेक्टर ए है। देखिए ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला, एक चीज होती है कि अगर हम वेक्टर को पैरेलल कहीं जगह पे डिस्प्लेस करते हैं तो उनके बीच का जो एंगल है वो बदलता नहीं है और वो वेक्टर वैसा का वैसा रहता है। जैसे देखिए ये इस वेक्टर को अगर हम ऐसे सीधे ले आए यहाँ पे तो इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाता है। अच्छा, अब हम इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे खिसका दें ऐसे ही, तब भी उसका चेंज नहीं होगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर को अगर उसके पैरेलल डिस्प्लेस किया जाता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मान लेते हैं ये जो वेक्टर है वो मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने वेक्टर, अब देखिए इसी वेक्टर को मैंने यहाँ पे उठाया तो हम देखेंगे कि ये जो वेक्टर है इनके बीच का एंगल थीटा होगा, कुछ भी होगा, लेकिन आप देखिए कि ये वाला जो एंगल है यानी थीटा, और यहाँ पे जो है वो भी थीटा है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो 120 है और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री है। अब आप देखिए स्मॉलर एंगल कौन सा है, तो हम बोलेंगे स्मॉलर एंगल ये है। तो इसका मतलब ये होता है कि दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो स्मॉलर एंगल को ही करेक्ट माना जाता है। ठीक है, जो स्मॉलर एंगल होगा, स्मॉलर जो एंगल होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, स्मॉलर एंगल इज करेक्ट, 120 वाला नहीं सही है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो दो वेक्टर को जोड़ा गया है वो हेड टू टेल जोड़ा गया है, हेड टू टेल, यानी एक का टेल और दूसरे का हेड। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, टेल टू टेल जोड़ा गया है, इन दोनों का टेल जो है जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पास में आई। और मैंने एक चीज तो आपको इसमें बता ही दी है, एक चीज मैंने आपको इसमें बताई है कि हम जब कभी भी किसी वेक्टर को हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं तो हम बोलेंगे इफ ए वेक्टर, कोई ऐसा वेक्टर, इफ ए वेक्टर विच इज पैरेलली, यानी पैरेलली डिस्प्लेस, यानी किसी भी वेक्टर को जो पैरेलल मतलब है उसको जब पैरेलली डिस्प्लेस किया जाएगा, इट्स डायरेक्शन नॉट चेंज, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नहीं चेंज होगी, डायरेक्शन नॉट चेंज, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। कहीं भी आप ले जाइए तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। आप देखिए इसको हमने ऐसे कर दिया और इसको हमने, तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एरो है वो ऐसे ही है और यहाँ पे भी ऐसे ही, ऐसे यहाँ पे भी है, ऐसे यहाँ पे भी है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज
नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये हो गया, 2 पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं तीसरा जो पॉइंट है हमारा, यानी ये थर्ड पॉइंट हो गया। ये हमने जो वेक्टर है उनके बारे में कुछ चीजें जो है वो सीख ली। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि एक चीज और है कि अगर हम वेक्टर को के एंगल को अगर हम चेंज कर देते हैं तो वेक्टर जो है वो चेंज हो जाता है। एक यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अगर हम वेक्टर को चेंज कर देते हैं तो उसका एंगल जो है वो चेंज हो जाता है। मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बता दूं कि जैसे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक वेक्टर है, यहाँ पे ये देखिए, ऐसे मान लेते हैं कि एक वेक्टर यहाँ पे मान लेते हैं। ये वेक्टर पहले ओरिजिनली ये जो वेक्टर था वो यहाँ था, ठीक है, ये कोई वेक्टर है। तो आप देखिए कि यहाँ थीटा बराबर 60 डिग्री है। तो अगर यहाँ पे होता, यानी ये वाला जो वेक्टर है अगर यहाँ पे होता तो पहले तो ये कितना होता, तो आप ये बोलेंगे ये लगभग 110 डिग्री के करीब होता। ठीक है, तो हम क्या करें कि हम इस वेक्टर को घुमा के यहाँ पे ले आए। तो अब देखिए इसका वेक्टर कितना है, मतलब ये 60 डिग्री। तो हम यहाँ बोलेंगे कि जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई, तो वेक्टर जो है वो चेंज हो जाता है। यानी किसी भी वेक्टर को हम ऐसे बोलेंगे, इफ ए वेक्टर इज रोटेटेड बाय एन एंगल, यानी किसी भी वेक्टर को अगर हम किसी एंगल के थ्रू रोटेट कर देते हैं तो उसका वेक्टर जो है वो चेंज हो जाता है। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, हम लिखेंगे इफ ए वेक्टर, यानी अगर कोई वेक्टर इज चेंज इफ ए वेक्टर इज चेंज थ्रू एन एंगल, थ्रू एन एंगल, then the vector is change, then the vector is change, यानी वेक्टर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, यानी वेक्टर जो है वहां पे चेंज हो जाएगा। अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ वेक्टर हमको यहाँ पे डील करना है। ठीक है, हमारी कोशिश ये होती है कि आपको सब कुछ पढ़ा दें। ठीक है, टाइप ऑफ वेक्टर, ये ध्यान रखिएगा टाइप ऑफ वेक्टर्स में कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला वेक्टर है उसका नाम है पोलर वेक्टर। क्या नाम है? पोलर वेक्टर। देखिए क्या होता है पोलर वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसा कोई वेक्टर जिसका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। ठीक है, यानी ऐसा कोई वेक्टर जिसका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। एप्लीकेशन का मतलब होता है जहां से वो स्टार्ट होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं पोलर वेक्टर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो फोर्स है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? फोर्स, क्योंकि जब कभी भी फोर्स की शुरुआत होती है तो वो किसी पॉइंट से होती है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसके लिए एक ओरिजिनल जो है पॉइंट होता है, वहां से डिस्प्लेस जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो वो एक पोलर वेक्टर कहलाता है। तो हम ये बोलेंगे कि ऐसे वेक्टर जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो उसे हम बोलते हैं पोलर वेक्टर। एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, जहां से आप जहां से आप शुरुआत कर रहे हो। ठीक है, दूसरा जो वेक्टर होता है उसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। ठीक है, बहुत सारे वेक्टर आप पढ़ेंगे। देखिए एक्सियल वेक्टर कब होता है, तो आप बोलेंगे एक्सियल वेक्टर तब होता है जब कभी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन आता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी एक्सियल वेक्टर तब प्ले में आता है जब कभी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन या रोटेशनल इफेक्ट को शो कराया जाता है। यानी रोटेशनल इफेक्ट को शो कराया जाता है या रोटेशनल इफेक्ट कहीं भी होता है जहां पे कोई चीज घूम रही होती है, वहां पे एक्सियल वेक्टर जो है वो जन्म लेता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल है जैसे आपका टॉर्क। ठीक है, क्या होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाया जाता है तो उसको बोलते हैं टॉर्क, या उसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? एंगुलर, यानी कोई चीज भी एंगुलर में अगर आती है तो उसको लिया जाता है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सीलरेशन। ध्यान रखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, तब ये जन्म आता है, यानी ये जो एक्सियल वेक्टर है वो प्ले में आता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, आप देखिए यहाँ पे मान लिया हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये पृथ्वी ही है जो अपने चारों तरफ घूम रही है। आप देखिए जब ये घूमेगी तो देखिए ऐसे प्ले करेगी। ठीक है, इस तरीके से घूमेगी, तो यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे ओमेगा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, यानी ओमेगा को क्या बोलते हैं हम? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं जो किसी एक्सिस पे क्या कर रहा होगा, जो है वो घूम रहा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम टॉर्क की बात करें तो देखिए ये जैसे मान लिया हमारे पास कोई है, तो इसका ये रेडियस हुआ, ये आर है, और इधर की तरफ हम जो है वो
ऐसे हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और ये आपका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये रेडियस है और इधर हमारा जो है वो फोर्स लग रहा है। तो ये होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ, जहां पे जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। तो ये एक्सियल वेक्टर कहलाता है। तो पहले आपको ध्यान में रखना है, बहुत इसमें हल नहीं करना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि एक्सियल वेक्टर वहां आता है जहां पे रोटेशनल इफेक्ट, कोई चीज घूम रही हो, पंखा हुआ, पहिया हुआ, यहाँ पे ये चीज जो है वो वेक्टर जो है वो डिसाइड किया जाता है। तीसरा जो वेक्टर है उसका नाम है इक्वल वेक्टर। क्या नाम है, इक्वल वेक्टर। हम सब आपको पढ़ाया दे रहे हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब होता है, इक्वल वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। इक्वल वेक्टर का मतलब होता है कि जहां पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों सेम हो, उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम होता है तो उसे हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं दो वेक्टर हैं, आप देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कोई दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और एक कोई और वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में है और इतना ही बड़ा है, उसे हम बोलते हैं वेक्टर बी। तो ये कहलाता है इक्वल वेक्टर, ठीक है। कोई दो वेक्टर हैं जो आपस में पैरेलल है, ठीक है, उन्हें हम इक्वल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाइए पैरेलल वेक्टर, चौथा है जिसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर, ठीक है। पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है, पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है कि डायरेक्शन सेम हो, क्या हो, डायरेक्शन सेम, यानी यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। देखिए जैसे मैं नीचे बना रहा हूँ, आप देखिए ये एक डायरेक्शन है और एक ये डायरेक्शन है, आप देखिए डायरेक्शन दोनों की सेम है, लेकिन अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये मैग्नीट्यूड जो है वो, मैग्नीट्यूड क्या है, अलग है, यानी डिफरेंट है। तो हम ये बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट है। मान लेते हैं कोई दो कार है और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, और एक कार जो है वो कम स्पीड से चल रही है और एक जो है वो ज्यादा स्पीड से चल रही है, तो हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अब ध्यान रखिएगा वेक्टर है तो हम इसको लिए एरो लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम एरो लगा देंगे ताकि आप बवाल ना करें, ठीक है। ये अच्छा, अब जो अगला वेक्टर है उसका नाम है एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होगा कि जो मैंने पैरेलल बताया वही क्या हो जाएगी, एंटी पैरेलल हो जाएगी। यानी एक अगर इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, तो दूसरा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। ये देखिए ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेक्टर ए है ये, और यहाँ पे एक वेक्टर बी है, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर बी है, ए और बी है, ठीक है। हो सकता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड हो वो क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। तो एक ए है और एक क्या है, बी है, तो हम यहाँ पे डायरेक्शन बदल जाती है तो उसका क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। तो ये आपका हो गया एंटी पैरेलल जो है वेक्टर। तो यहाँ पे ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, भले ही इसका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एंटी पैरेलल में जो दोनों जो वेक्टर होंगे वो अपोजिट हो जाएंगे, भले ही उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो या डिफरेंट हो। अच्छा, पैरेलल वेक्टर में क्या होगा कि डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी और मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अगर सेम हो जाएगा तब तो इक्वल वेक्टर हो जाएगा और डिफरेंट रहेगा तब वो पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। चलिए इतना आपके पास कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इसके बाद में जो हम वेक्टर पढ़ने वाले हैं वो जो वेक्टर है हम आगे बताते हैं आपको, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए तब फिर आगे बढ़ें। जो हमारा अगला वेक्टर है उस अगले वेक्टर का नाम है, अगले वेक्टर का नाम है आपका जिसको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। यानी सिक्स पॉइंट है, इसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, यानी कोलिनियर वेक्टर्स कहलाता है, ठीक है। देखिए कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में सभी, ठीक है, एक ही लाइन में सभी। मान लेते हैं कोई दो वेक्टर है, आप देखिए यहाँ पे ये मैं एक वेक्टर बना रहा हूं और इसी में कोई दो वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा ये, ठीक है, ये कोई एक वेक्टर है आप देखिए, और इसी वेक्टर में दोनों वेक्टर हैं, ठीक है। देखो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी एक ही लाइन पे जैसे एक गाड़ी चल रही है उसी के पीछे एक गाड़ी चल रही है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में होती है। तो इनके बीच में अगर हम एंगल देखेंगे तो हो जाएगा 0,
क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है कि ये दोनों अपोजिट आ रहे हों ऐसे, ये तो ये भी क्या है, इसका भी एंगल क्या हुआ थीटा इज इक्वल टू 0, यानी दोनों केस में क्या है थीटा जो है वो 0 है। एक दूसरा केस हो सकता है, एक ऐसे भी आ सकता है कि ऐसे चल सकती है। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है 180 डिग्री। अच्छा, ये केस ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे किया जाए और यहाँ पे ये देखिए ये ऐसे कर दिया जाए, तो इसमें भी जो थीटा है वो क्या है 180 है। तो देखिए जहां पे दो वेक्टर एक ही लाइन पे आ रहे हैं, चाहे अपोजिट हो और चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। आगे लिखिए, अगला है जिसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, देखिए जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड अगर 0 होता है, यानी ऐसा कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, उसे हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। इसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी और जो मतलब कोई ऐसा जिसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, आर्बिट्रेरी मान लिया जाता है, उसे हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। इसको हम बोल्ड लेटर 0 से दिखाते हैं। ठीक है, बोल्ड लेटर 0 से जो है वो शो कराते हैं। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड इसका 0 होता है। अगला है जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड, ऐसा कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1, हम ऐसे लिखते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे यूनिट वेक्टर बोलेंगे। यूनिट वेक्टर को शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक कैप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है ए, और इस वेक्टर पे अगर हम कैप लगा दें या हैट लगा दें तो उसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर हम यूनिट वेक्टर का फार्मूला निकालें तो यूनिट वेक्टर का मतलब हो क्या, फार्मूला जो है वो है इज इक्वल टू, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, यानी वो वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम पहले वेक्टर निकालेंगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखेंगे। यूनिट वेक्टर जैसे आप देखिए, यूनिट वेक्टर का मैंने फार्मूला लिखा है ए, और यहाँ पे एक कैप लगा दिया, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर मान लेते हैं ए है। ठीक है, बोल्ड लेटर में ए है, और अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो इसी ए का बोल्ड लेटर, तो ये मैग्नीट्यूड। तो ये जो आपका फार्मूला निकल के आया है, इसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्या बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ध्यान रखिएगा, जहां पे ये वाला जो है वो वेक्टर है, यहाँ पे क्या है ये वेक्टर है, और ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है, और ये जो है वो क्या है यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अगर हम वेक्टर को डिनोट करें तो वेक्टर को डिनोट करने का जो तरीका है वो, यानी डिनोट करने का तरीका है वो क्या होता है ए एक्स आई कैप। ठीक है, आई कैप प्लस ए एक्स, यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं कि अगर हम डिनोट करते हैं लिखते हैं तो ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, यहाँ पे जो आई जे के है, आई कैप और जे कैप और के कैप, ये बराबर होता है 1 के। ठीक है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर बोलते हैं। होता क्या है इसमें, अगर हम इसमें देखें तो इस चीज को हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। ठीक है, ये इसमें हम देखेंगे तो ये जो यूनिट वेक्टर है, ये जो आपका यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर को डिनोट करने का होता क्या है कि हमारे पास 3 डायरेक्शन स्पेसिफाई की जाती है। ये देखिए हम आपके सामने बना रहे हैं। ठीक है, ये 3 डायरेक्शन मान लेते हैं स्पेसिफाई किया गया है, ये ठीक, ये और आप जानते हैं ये x है, 3 डायरेक्शन है, ये x है और ये y है और ये z है। तो डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए यहाँ इसको हम बोलते हैं आई वेक्टर और आई कैप, और इसको हम बोलते हैं जे कैप, और इसको हम डिसाइड करते हैं और हम इसको बोलते हैं के कैप। ठीक है, ये मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ आई कैप। ठीक है, तो ये 3 जो कैप हैं, आई कैप जे कैप के कैप, ये डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, और ये एक्स वाई जेड ये तीनों क्या है एक्सिस हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है एक्सिस कहलाती हैं। ठीक है, आई जे और के, तो इन्हें हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अच्छा, इन वेक्टर का अगर जैसे हमारे पास कोई वेक्टर है ए, ये वेक्टर लिखा है और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस
ए जेड का स्क्वायर, ठीक, और इसको अंडर रूट से कर देंगे तो हमें जो ये मिलेगा वो होगा कि कोई वेक्टर है उसका हमने मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकाला, यानी ये मैग्नीट्यूड को निकालने का तरीका है, ठीक है। ऐसे मैग्नीट्यूड जो है वो निकाला जाता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा कुछ वेक्टर हैं जिसका नाम है मतलब 8वां है, 8वें के बाद 9वां, इसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। तो कोप्लेनर का मतलब वेक्टर का मतलब ऐसे वेक्टर जो हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन, ठीक है, इन सेम प्लेन में ही जो है वो लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। एक लास्ट वेक्टर बचा है 10वां, ठीक है, 10 वेक्टर है, उसका नाम है निगेटिव वेक्टर, ठीक है, निगेटिव वेक्टर यानी ऐसा कोई वेक्टर जो पहले वाले वेक्टर का निगेटिव हो। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है, यानी ए वेक्टर हमारे पास है कोई। अब इसी को हम अगर रिवर्स कर दें तो ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर, ठीक है, माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ए, यानी ए हो जाएगा किसमें, माइनस ए, तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको टाइप ऑफ वेक्टर बताया, आपको वेक्टर का तरीका बताया कि वेक्टर कैसे डिफाइन किया जाता है और कैसे किया जाता है, तो सब सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी। अब हम लोग अगले जो हमारा जो अगली वीडियो होगी उसमें इनके क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे ताकि हमारा जो ये जो फार्मूला थोड़ा बहुत लिखा है इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हमें हो जाए, ठीक है। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।